हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम लोग अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं फॉर मई 2021 अटेम्प्ट इन लॉ। यानी कि आपका जो लॉ का पेपर है उसमें हम जो भी अमेंडमेंट्स आपकी एप्लीकेबल हैं मई 2021 के लिए वो हम करने जा रहे हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें हम अपनी बुक में भी साथ के साथ क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, ऑल्टर करते जाएंगे। अब ये बात आप सबको पता है कि मई 2021 में जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी वो होंगी, यानी कि जो 6 महीने पहले से आई हैं। हर अटेम्प्ट में आपकी इमीडिएटली, यानी कि मई 2021 में जो अमेंडमेंट होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, उससे 6 महीने पहले जो हुई होगी वो एप्लीकेबल होगी। यानी कि मैं बात करूं तो 1 मई 2020 से लेकर 30 अक्टूबर 2020 के बीच में जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर मई 2021। ओके, छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, एक एक करके चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहली जो अमेंडमेंट आती है दैट इज अंडर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में प्राइवेट प्लेसमेंट याद है आपको सबको? और प्राइवेट प्लेसमेंट जब हम पढ़ते थे तो हम उसमें एक पॉइंट पढ़ते थे कि भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। चलो एक बार आ जाते हैं, हम देखते हैं। ये हमने पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट की कंडीशन, जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पढ़ते थे, जिसमें हम पढ़ते थे कि भाई आप 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर लेटर नहीं दे सकते, 200 से ज्यादा लोगों को आप प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो शेयर्स की। तो यहाँ पर हमने एक पढ़ा था कि जब हम इन 200 शेयर्स को हम काउंट कर रहे हैं तो हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसमें नहीं गिनते हैं, यानी कि QIBs जो हैं वो एक्सक्लूडेड रहते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें एक अलग से जो रूल है, फोर्थ प्रोवाइजो उसमें ऐड हुआ है। अगर मैं बात करूं तो दैट इज रूल 14(1), और इसमें एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है, और वो प्रोवाइजो क्या है, वो ये कहता है कि भाई अगर आपको QIBs को अगर शेयर्स अलॉट करने हैं तो आप एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और फिर पूरे साल में आप कितनी बार भी QIBs को क्या कर सकते हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जैसे आप पढ़ते थे ना शेल्फ प्रोस्पेक्टस में, डू यू रिमेंबर? शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ते थे ना कि भाई एक बार प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके बाद जितनी मर्जी बार आप पूरे 1 साल तक के लिए सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो विदाउट अ न्यू प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ते थे, कुछ कुछ वैसी मिलती जुलती बात यहाँ पे कही गई है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी किसको देनी है, QIBs को देनी है, तो आप एक ही बार स्पेशल रेजोल्यूशन वंस इन अ ईयर पास करो फॉर ऑल दी अलॉटमेंट्स टू सच बायर्स ड्यूरिंग दी, यानी कि आपको बार बार जो है SR पास करने की जरूरत नहीं है। QIBs को अगर आप कभी भी शेयर्स अलॉट करते हो तो एक बार ही SR पास करो और उसमें जितनी मर्जी बार आप क्या कर सकते हो, QIBs को कर सकते हो। हाँ जी, तो ये बात सबको समझ में आई है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस रूल्स 4, इन रूल 14(1) द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, provided also that in case of offer or invitation of any securities to QIBs, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution once in a year for all the allotment to such buyers during the years. What do you mean by such buyers? यानी कि QIB। ठीक है जी, तो पहली अमेंडमेंट हमारी ये आती है प्रोस्पेक्टस में, प्राइवेट प्लेसमेंट में। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको ऐड करना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है आपकी दैट इज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में बच्चे स्वेट इक्विटी पढ़ा था, दोबारा से आ जाते हैं हम अपनी बुक पे। पेज 87 पे देखो, पेज 87 पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ा था,
सेक्शन 54 पढ़ा था। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने रूल 8 में जो है थोड़ा सा चेंज किया है। देखो हम यहाँ पे पढ़ते थे, ये देखो, अ स्टार्टअप कंपनी एज पर notification issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry may issue sweat equity shares not exceeding 50% of its paid up capital up to 5 years from the date of incorporation or registration। यानी कि हम क्या बोलते हैं, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, तो वो अपने इनिशियल जो उसके 5 इयर्स हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें 50% तक के शेयर्स उसके कैसे हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये 5 इयर्स उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिए हैं, 10 इयर्स कर दिए। इतना सा एक छोटा सा चेंज आया है कि 5 इयर्स की जगह 10 इयर्स कर दिए। और ये 10 इयर्स क्यों हुए, क्योंकि बच्चे उन्होंने ना स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज कर दी है। नाउ व्हाट द लॉ सेज कि आप इनिशियल जिस दिन इनकॉर्पोरेट होते हो 10 साल तक आप क्या कर सकते हो, आप एज अ स्टार्टअप रह सकते हो। तो जब वहां पे उन्होंने 10 साल कर दिया तो ऑब्वियसली जहां जहां पर भी 5 साल था स्टार्टअप के केस में, वहां ऑटोमेटिकली हर जगह क्या हो जाएगा, 10 इयर्स हो जाएगा। तो ये आप कंपनी लॉ में कहा जहां कहीं पर भी प्रोवाइजो पढ़ो वहां पे 5 इयर्स की जगह 10 इयर्स कर लेना, एक्सेप्ट सेक्शन 73। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई स्टार्टअप कंपनी, जिसे हम एक ये प्रिविलेज दे रहे थे कि भाई आप इनिशियल 5 इयर्स में अपने 50% तक आपके स्वेट इक्विटी हो सकते हैं, क्योंकि आपको नया टैलेंट अट्रैक्ट करना है। तो अब वो 5 साल की जगह और लिबर्टी मिल गई, वो क्या हो गया अब 10 इयर्स। ठीक है, तो 10 इयर्स तक आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें टोटल शेयर कैपिटल 50% स्वेट इक्विटी हो सकती है। हाँ जी, तो एक ये छोटा सा अमेंडमेंट था। यानी कि 5 साल की जगह अब क्या हो गया यहाँ पे स्टार्टअप के केस में आपका 10 इयर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो अमेंडमेंट आती है दैट इज इन डीआरआर। डीआरआर में बच्चे आप पढ़ते थे कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना है, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पर देखो एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पर अब सारी चीजें लिस्ट की गई हैं कि भाई अब आपको किस तरीके की कंपनी में कितना डीआरआर बनाना है और कितना डीआरआई बनाया है। अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसमें अगर आपका बैंक्स हो गए, पीएफआईज हो गई या बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं, तो आपका डीआरआर और डीआरआई दोनों ही क्या है, निल है। लेकिन अगर वही पब्लिक इशू कौन लेकर आया है, एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो डीआरआर निल, डीआरआई 15, और अदर लिस्टेड कंपनीज में भी डीआरआर निल और डीआरआई 15। और प्राइवेट प्लेसमेंट में तो अंडरस्टूड है कि डीआरआर और डीआरआई दोनों ही आपके क्या रहने वाले हैं, दोनों ही आपके निल रहने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। क्लियर है? ऑल्दो ये आपके अकाउंट्स के पर्पस से ज्यादा रेलेवेंट है और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी ये आप चार्ट जो है वो ऐड कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो डीआरआर में ये एक सॉरी दिस इज 10%। ठीक है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स निल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेन निल, रिमेनिंग अनलिस्टेड कंपनीज में एनबीएफसी प्लस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज निल, एंड अदर अनलिस्टेड कंपनीज दैट इज 10% एंड 15%। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट है, ऑल्दो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं, डिपॉजिट रूल्स। डिपॉजिट रूल्स में भी बच्चे वही है कि स्टार्टअप कंपनी में 5 साल की जगह क्या है,
10 साल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्सेप्ट सेक्शन 73। कहीं पर भी स्टार्टअप का 5 ईयर आए तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको 10 ईयर्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 92। सेक्शन 92, हाँ जी याद है, सेक्शन 92 किसका होता था? यस रिमेंबर, एनुअल रिटर्न का। यस, तो सेक्शन 92 में देखो पहले बच्चे क्या होता था, एक बार यहाँ पर भी हम बुक पे आ जाते हैं, पेज 238। चलिए अब देखो, एनुअल रिटर्न क्या कहती थी कि भाई आपको एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में लगाना है इन MGT 9, ठीक है। और 2 सेक्शंस आते थे, चलो हम इसको देखते हैं एक बार। हमारा सेक्शन 92, ठीक है, एनुअल रिटर्न इसकी बात करता है। अब यहां पर 2 सेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। सेक्शन 92 क्या कहता था कि इन बोर्ड रिपोर्ट मेंशन एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है जी। जबकि यहीं पर सेक्शन 134 हमारा क्या कहता था कि भाई बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ आप वेब लिंक दे दो, ठीक है, आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट उसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये वेब लिंक किसका है? आपका एनुअल रिटर्न का। और इसका वेब लिंक कहां दे दो? इन बोर्ड रिपोर्ट। यानी कि आपको पूरी एनुअल रिटर्न चिपकानी नहीं है बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। नीड नॉट टू गिव ह्यूज बोर्ड रिपोर्ट। क्यों इतनी लंबी चौड़ी करनी है बोर्ड रिपोर्ट को, ठीक है। अब दोनों सेक्शंस क्या थे? कंट्राडिक्ट करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंट्राडिक्शन हटा दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई वैसे तो आपको MGT 9 में ना एनुअल रिटर्न देनी है बोर्ड रिपोर्ट में, लेकिन अगर आपके पास कोई वेब लिंक है और उस वेब लिंक में आपने अपनी एनुअल रिटर्न डाली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो? उसे बोर्ड रिपोर्ट में लिंक देकर आप काम चला सकते हो। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई वेब लिंक नहीं है ना, तो तब तो आप MGT 9 में अपनी पूरी जो भी एक्सट्रैक्ट है एनुअल रिपोर्ट के वो डालो बोर्ड रिपोर्ट में। और अगर आपने वेब लिंक पे ऑलरेडी एनुअल रिपोर्ट डाली हुई है तो खाली वो वेब लिंक दे दो बोर्ड रिपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, देखो तो यहाँ पे बुक पे आ जाते हैं अपनी। देखो सेक्शन 92(3) क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल प्लेस अ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न on website of a company if any and the web link of such annual return shall be disclosed in board report. आगे देखते हैं। The extract of annual return to be attached with the board report shall be in form number MGT 9 और ये extract of annual return किस में होते हैं? MGT 9 में होते हैं। अब ये उन्होंने देखो कितना क्लैरिफाई कर दिया इसमें, provided that a company shall not be required to attach the extract of annual return with the board report in case the web link of such annual return has been disclosed in the board report in accordance with section 923। उन्होंने कहा भाई ठीक है, MGT 9 में आपको एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में डालना है, लेकिन भाई अगर तुमने वेब लिंक बना के एनुअल रिपोर्ट जो है वो डिटेल में डाली हुई है तो वेब लिंक दे दो ना बोर्ड रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट के पन्ने क्यों बढ़ाने हैं, पेजेस क्यों बढ़ाने हैं, इतना मोटा क्यों करना है? तो क्लैरिफिकेशन दे, जो कंट्राडिक्शन था वो क्या कर दिया गया, वो खत्म कर दिया। हाँ जी, ये एक छोटी सी अमेंडमेंट सबको समझ गई, देख लेते हैं इसको।
यानी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है ना आपका रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स भी और आपका जनरल मीटिंग्स। और रजिस्टर एंड रिटर्न्स में ही मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको एनुअल रिटर्न भी पढ़ाई थी, ठीक है ना। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न टू बी अटैच्ड विद द बोर्ड रिपोर्ट in form number MGT 9 provided that a company shall not be required to attach the extract of annual return with the board report in case the web link of such annual return has been disclosed in the board। और फिर आप उसे क्या कर सकते हो, कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न फाइल विद द रजिस्ट्रार विद द फी एज मे बी स्पेसिफाइड, वो तो आपको फाइल करनी है, ठीक है जी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई, छोटी सी अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट आती है CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने एक शेड्यूल 7 पढ़ा था, डू यू रिमेम्बर। और उस शेड्यूल 7 में वो लिस्ट थी जिन जिन कामों को, जिन जिन एक्सपेंडिचर्स को CSR का एक्सपेंडिचर माना गया है ना। तो दोबारा से अपनी बुक पे आते हैं हम। देखो ये रहा आपका शेड्यूल 7। Describe the following activities to be undertaken by the company in CSR activities which are as detailed below। तो शेड्यूल 7 में आपकी सारी एक्टिविटीज लिखी गई थी। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। अब 9 में उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। दिस इज द अमेंडेड वन। पहला देखो, पहले 9 क्लॉज में 2 पार्ट नहीं थे, अब उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला उन्होंने क्या बोला है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इनक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये वर्ड्स उन्होंने क्या कर दिए, ऐड कर। इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन फंडेड बाय CG और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एनी एजेंसी ऑफ CG और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो वर्ड्स है ना, इसमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इनको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया। बाकी पहले जैसा ही है, जो पहले लिखा था वही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ड जो है वो क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया। दूसरा उन्होंने ये पैरा B बना दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, यानी कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का नाम दे दिया है, और अगर आप इन्हें फंड करते हो तो वो भी CSR एक्टिविटी में आएगा। आपके IITs, DAE, DBT, DSCT, DRDO, ICMR, ICAR, CSIR, SDGs, इन सबको अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो तो वो भी क्या है, आपके CSR एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। तो अब इन्होंने 9 जो क्लॉज है उसको क्या कर दिया है, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ जी, ये बात समझ में आई। अब इसी के आगे देखो, एक छोटा सा अमेंडमेंट और है इन रूल 21E, जिसमें उन्होंने एक नई चीज वो और लेकर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई अगर आप कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी लेते हो ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड टू कोविड-19 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, 21, 22 एंड 23, तो वो भी आपके CSR एक्टिविटी में आ जाए, प्रोवाइडेड कि आप ये एक्टिविटीज किन के साथ मिलके करो, जो ऊपर ये सारे इंस्टीट्यूशंस बोले हैं ना, इनके साथ मिलके करो। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। अगर आप इन सारे इंस्टीट्यूशन में से किसी के भी साथ मिलकर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कोविड की वैक्सीन या ड्रग्स बना रहे हो, तो वो खर्चा जो आप R&D में कर रहे हो वो भी आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा, CSR में इंक्लूड हो जाएगा। देखो एक छोटी सी चीज देखते हैं। सपोज करो एक XYZ कंपनी, ठीक है, अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब अगर ये कोविड की वैक्सीन बना रही है और उसके लिए वो क्या कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वैसे तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये R&D तो इसका क्या है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है,
लेकिन अब यहाँ पर एक प्रिविलेज दी गई और बोला गया कि भैया क्योंकि आप ये कोविड की वैक्सीन बना रहे हो तो आपका ये जो भी खर्चा R&D पे हो रहा है ना, इसे भी हम किस में काउंट कर लेंगे, CSR एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर आप कोई वैक्सीन, ड्रग्स बना, कोई नया मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हो और उसके लिए R&D हो रही है, तो उस R&D में लगने वाला पैसा किस तरीके का कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है, CSR कंट्रीब्यूशन माना जा सकता है। प्रोवाइडेड कंडीशंस मैंने आपको बताई, देखो कि such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organizations mentioned in item 9 of schedule 7। और item 9 क्या है, ये रहा, यानी कि इनमें से किसी के साथ मिलके बनाओ, ठीक है। फिर देखो, डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। और ये जो आपकी पहले होता था ना, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, हम कहते थे जो भी खर्चा आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो वो CSR नहीं है, पहले ऐसे ही कहते थे ना। मगर इसमें अब क्या हो गया, जो आपका ये R&D है, वो R&D वैसे तो क्या है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होते हुए भी वो CSR कंट्रीब्यूशन माना जाए। ओके, तो इज इट क्लियर? तो ये छोटे छोटे से अमेंडमेंट से आपके CSR में, एक तो उन्होंने जो क्लॉज 9 है उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, दूसरा उन्होंने 3 साल के लिए अगर आप कोविड की कोई भी वैक्सीन पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें किया जाने वाले खर्चे को भी उन्होंने CSR मान लिया है। मगर कंडीशन लगाइए, कंडीशन क्या है कि आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके साथ मिलके कर रहे हो, जो क्लॉज 9 में दिए गए इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कर। तो हम आपका ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी नहीं मानेंगे, ये हम आपकी CSR की, ठीक है जी। और इतने ही अमेंडमेंट्स थे इसमें, ज्यादा अमेंडमेंट्स मैंने कहा कि आए ही नहीं है, बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हैं। कुछ अमेंडमेंट्स अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट जो पिछली बार के थे तो मैं एक बार 1-2 अमेंडमेंट्स उसमें से ब्रश अप करा देती हूँ जरूर, इफ यू रिमेम्बर, कि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में हम क्या कर पढ़ते थे पहले, 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, और इस पेड अप कैपिटल की जगह अब क्या हो गया था, 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये इस बार की अमेंडमेंट नहीं है, पहले की है, बट 1-2 अमेंडमेंट्स जो मुझे इस समय याद आ रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं आप मिस ना कर दो, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। और दूसरी क्या थी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब फिर से उन्होंने बहुत डिटेल डाल दी है आपके एज पर योर स्टडी मटेरियल। ऑल्दो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मैंने पूरा क्लास में अच्छे से ही कराया है, ठीक है। 30 डेज में आपको फाइल करनी होती है, कैसी भी अलॉटमेंट करो तो फाइल होती है, क्या क्या कंटेंट्स उसमें जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखो, इसमें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में जब हमने डीमैट फॉर्म पढ़ा था तो पहले हम कहते थे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए डीमैट फॉर्म में शेयर्स लाना कंपलसरी नहीं है, बट अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, अगर आप नए शेयर्स लाए हो, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, तो भी आपको किस में करने पड़ेंगे, डीमैट फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म। और अगर आप कन्वर्जन करते हो, कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, तो भी वो कैसे करनी पड़ेगी, डीमैट फॉर्म में ही करनी पड़ेगी। इसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, प्रिस्क्राइब्ड फी लगेगी, वो सारी चीजें हैं, वो हमने क्लास में किया था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज याद रखना कि पहले अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए जो ऑप्शनल था ना, वो ऑप्शन नहीं है, नाउ इट्स मैंडेटरी, कि डीमैट फॉर्म में ही तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, तुम शेयर्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, और नीचे मैं एक लिंक दे रही हूँ आपको जिसमें अमेंडमेंट्स वाले सारे नोट्स हैं, तो जो भी बच्चे उसे डाउनलोड करना चाहें उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई एम गिविंग दैट लिंक, ओके।
तो हैव अ नाइस डे। और अब जैसे ही आपकी आरटीपी आएगी तो आरटीपी पे भी हम एक क्लास लेकर आएंगे, और उसमें जो भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे दैट वी विल डू, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ओके, बाय बाय।